बिहार को जंगल राज से निकालने में नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी, इन दो नेताओं की अहम भूमिका रही। आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं जिनको ग्रूम करने में सुशील मोदी जी का योगदान रहा। और जैसे बार बार आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उनको किनारे कर दिया गया, ये हमारी परिपाटी नहीं है। हम अपने बुजुर्गों को, पहले पूरी बात आप सुन लीजिए, हम अपने बुजुर्गों का हमेशा से हमने सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, दायित्व के आधार पर जो भी शीर्ष नेतृत्व पे रहे, उन्होंने तय किया कि किसकी क्या भूमिका होगी। और जैसे ही भूमिका का निर्धारण होता है तो राष्ट्र निर्माण में, और खास करके जब भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो हम कहते हैं ना कि हम राम राज्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की करीबियां किसी को भी ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, सब जानते हैं कि ये दोनों कितने करीब रहे हैं। 13 साल तक लगातार दोनों ने साथ काम किया है। ऐसी स्थिति में देखा ये जाना लगा कि बीजेपी जो है वो सुशील कुमार मोदी के साथ बिहार में अकेले सरकार बनाने में कहीं ना कहीं विफल रही, और इस वजह से भी सुशील कुमार मोदी को इस तरीके से साइडलाइन किया गया। क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये कहीं ना कहीं आरोप है, और इन आरोपों का अगर मैं खंडन भी कर दूं तो कुछ लोग इस प्रकार की अफवाह फैलाते रहेंगे, खास करके आरजेडी प्रायोजित अफवाह तंत्र जो स्वयं अपने ही नेता की इज्जत नहीं करते हैं ये लोग। मेरा सवाल होगा सुमित जी, जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में जब एनडीए की सरकार बनी बिहार में, तो सुशील मोदी जी की जगह रेणु देवी को और उसी के साथ साथ तारकेश्वर प्रसाद को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तारकेश्वर प्रसाद वैसे समाज से आते थे और जो रेणु देवी थी ये जो दलित अति पिछड़ा समाज है, वैसे डैमेज कंट्रोल के लिए बनाया गया, क्योंकि सुशील कुमार मोदी बहुत ही जो है बड़े चेहरे थे। ऐसे में उस चेहरे को साइडलाइन करने में आप लोग की जो पार्टी थी वो डैमेज कंट्रोल के तौर पर दो उप मुख्यमंत्री के साथ गई। आपको लगता है कि ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर पाने में समर्थ थे उस दौरान? देखिए, आपका प्रश्न जो है ना, एक तरीके से इस प्रश्न में एक आरोप भी है और एक प्रश्न भी है। तो सबसे पहले तो मैं इस आरोप का खंडन करता हूँ कि मैंने बार बार बताया, जब हम कहते हैं ना कि सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास, सबकी उन्नति, सबकी तरक्की, सबका उत्थान, तो जब सबके साथ, सबके विकास की बात होती है तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति एक ही पद पे कितने वर्षों तक रह सकता है, ये भी बात है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने तय किया कि हमें अन्य लोगों को भी मौका देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ बिहार प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करनी है। 4 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं और इसी बीच बिहार में खास करके भारतीय जनता पार्टी के बिहार मोर्चे को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है, जिस तरीके से दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में उनसे जुड़े कुछ तमाम जो सवालात हैं वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद सुमित जी धीरे धीरे सुशील कुमार मोदी को बिहार की राजनीति से साइड करने की कोशिश की गई, कहां तक आप इसको देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदरणीय और हमारे दिग्वंत नेता सुशील मोदी जी कहीं ना कहीं पूरे बिहार के हृदय में बसते हैं। बिहार को जंगल राज से निकालने में नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी, इन दो नेताओं की अहम भूमिका रही। इन दोनों ने अनंत असंख्य प्रयासों और अनंत असंख्य बलिदानों के गवाह हैं ये दो। तो फिर सुमित जी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2020 के चुनाव, क्योंकि सुशील कुमार मोदी और नीतीश के दम पे ही भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत पाई थी, तो इनको जो है साइड लाइन करके राज्यसभा भेज दिया गया। ये कोई नई बात नहीं है राजनीति में कि किसी तरह से नेता को उठा करके पहले केंद्र में राज्यसभा भेजते हैं, फिर उसके बाद वहां से रिटायर करके राज्यपाल बना देते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को आपको समझना है। बिहार में जब 2 ध्रुवों में, बिहार की राजनीतिक दृष्टि को जब 2 ध्रुवों में विभाजित करके आप देखेंगे तो एक तरफ वैसी पार्टियां हैं जिन्हें प्रायः गुंडा पार्टी के रूप में जाना जाता है, और दूसरी तरफ वैसी पार्टी है जिसने कार्यकर्ताओं को सींचा है, जिसके नेतृत्वकर्ताओं ने कार्यकर्ताओं को सींचा माँ भारती के सम्मान के लिए, बिहार की मिट्टी के सम्मान के लिए, बिहार को यशस्वी स्थान दिलाने के लिए। नहीं तो मतलब आप अपनी तुलना दूसरे पार्टियों से कर रहे हैं, आप अपने अंदर भी तो कुछ सुधार करेंगे ना। जिस तरीके से आप खुद देखिए, क्योंकि सुशील कुमार मोदी आरएसएस से भी बिल्कुल शुरुआती दौर से जुड़े रहे, विद्यार्थी जीवन से उन्होंने राजनीति प्रारंभ की थी।
तो ऐसी स्थिति में सुशील कुमार मोदी को किनारे लगाना कहाँ तक उचित है। और ये बात कोई छिपी नहीं है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे 2013 में ही, तब उस समय सुशील कुमार मोदी की जो करीबियां थी वो लाल कृष्ण आडवाणी से ज़्यादा थी। और इस वजह से भी कहीं ना कहीं इसका जो फैक्टर है, ये 2020 के चुनाव में सुशील कुमार मोदी को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भुगतना पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो आपको पूरी बात सुनने की आवश्यकता है, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मूल कार्यशैली को आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के निर्माण में विश्वास रखती है। आदरणीय जो हमारे दिग्वंत नेता सुशील कुमार मोदी जी ने कार्यकर्ता निर्माण में विश्वास रखा। आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं जिनको ग्रूम करने में सुशील मोदी जी का योगदान रहा, और जैसे बार बार आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उनको किनारे कर दिया गया, ये हमारी परिपाटी नहीं है। हम अपने बुजुर्गों को, पहले पूरी बात आप सुन लीजिए, हम अपने बुजुर्गों का हमेशा से हमने सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, दायित्व के आधार पर जो भी शीर्ष नेतृत्व पे रहे, उन्होंने तय किया कि किसकी क्या भूमिका होगी, और जैसे ही भूमिका का निर्धारण होता है तो राष्ट्र निर्माण में, और खास करके जब भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो हम कहते हैं ना कि हम राम राज्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। और खास करके जब राम राज्य के संकल्प की बात होती है तो राम राज्य के संकल्प में गिलहरी की भी भूमिका थी। राम सेतु को बनाने में जिस प्रकार से गिलहरी की भूमिका थी, वैसे ही राम राज्य के संकल्प में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान, समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो SC ST वर्ग का हो, चाहे OBC वर्ग का हो, चाहे किसी भी वर्ग से आता है। और सुशील मोदी जी की कामकाज पे आएंगे, बिल्कुल, उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा करनी है। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार और सुशील मोदी की करीबियां किसी को भी ऐसा नहीं है कि पता नहीं है। सब जानते हैं कि ये दोनों कितने करीब रहे हैं। 13 साल तक लगातार दोनों ने साथ काम किया है। ऐसी स्थिति में देखा ये जाना लगा कि बीजेपी जो है वो सुशील कुमार मोदी के साथ बिहार में अकेले सरकार बनाने में कहीं ना कहीं विफल रही, और इस वजह से भी सुशील कुमार मोदी को इस तरीके से साइडलाइन किया गया। क्या सोचते हैं आप इसमें? देखिए, ये कहीं ना कहीं आरोप है, और इन आरोपों का अगर मैं खंडन भी कर दूं तो कुछ लोग इस प्रकार की अफवाह फैलाते रहेंगे। खास करके RJD प्रायोजित अफवाह तंत्र, जो स्वयं अपने ही नेता की इज्जत नहीं करते हैं। ये लोग, ये अपने ही परिवार में इनके फूट है। बड़ा भाई छोटे भाई को देखना नहीं चाहता है, छोटा भाई बड़े भाई को देखना नहीं चाहता है। छोटे भाई के सामने और बड़े भाई के सामने जब छोटे भाई के नाम का जयकारा लगाया जाता है तो किस प्रकार से RJD प्रायोजित गुंडा तंत्र उठा करके यादव नेता को मंच से फेंक देता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, हमने अपने बुजुर्गों को हमेशा सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है जो कि नियमों पर आधारित होती है। आप लोगों ने सुमित जी सम्मान ही दिया। देखिए, जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे ना, जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो एक अच्छा मैसेज जो है पूरी जनता के बीच में नहीं पहुंचेगा। हमने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को एक स्थान प्रदान किया। हमारे नेता सुशील मोदी जी विगत कुछ वर्षों तक और कई वर्षों तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पे आसीन रहे। बिहार को जंगल राज से निकालने में उनकी अहम भूमिका रही। आप कहते हैं कि नीतीश जी और सुशील जी की करीबियों के बारे में, तो नीतीश जी सुशील जी की करीबियों के बारे में तो आपको पता है, लेकिन ऐसे बहुत से करीबी रिश्ते हैं जो आपको नहीं पता है। तो बहुत सारी करीबियां होती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इन बातों से ऊपर उठ के राष्ट्र धर्म, राजधर्म और बिहार की उन्नति, तरक्की, इन्हीं विषयों पे पूरा का पूरा हमारी कोर कमेटी है, हमारा शीर्ष नेतृत्व है। दिल्ली में बैठा हुआ भी एक हमारे किस प्रकार से हमें कार्य करना है उसको तय किया जाता है। हम ऐसी पार्टियों से आते हैं कि जहाँ पे हमें ये बताया गया कि हमें किस प्रकार से काम करना है। हमने एक ही चीज़ सीखा है कि राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी, उसके बाद हम। मेरा सवाल होगा सुमित जी, जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में जब NDA की सरकार बनी बिहार में, तो सुशील मोदी जी की जगह रेणु देवी को और उसी के साथ साथ तारकेश्वर प्रसाद को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तारकेश्वर प्रसाद वैश्य समाज से आते थे और जो रेणु देवी थी, ये जो दलित अति पिछड़ा समाज है, वैसे डैमेज कंट्रोल के लिए बनाया गया, क्योंकि सुशील कुमार मोदी बहुत ही जो है बड़े चेहरे थे। ऐसे में उस चेहरे को साइडलाइन करने में आप लोग की जो पार्टी थी
वो डैमेज कंट्रोल के तौर पर दो दो उप मुख्यमंत्री के साथ गई। आपको लगता है कि ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर पाने में समर्थ थे उस दौरान? देखिए, आपका प्रश्न जो है ना, एक तरीके से इस प्रश्न में एक आरोप भी है और एक प्रश्न भी है। तो सबसे पहले तो मैं इस आरोप का खंडन करता हूँ कि मैंने बार बार बताया, जब हम कहते हैं ना कि सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास, सबकी उन्नति, सबकी तरक्की, सबका उत्थान, तो जब सबके साथ, सबके विकास की बात होती है तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति एक ही पद पे कितने वर्षों तक रह सकता है, ये भी बात है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने तय किया कि हमें अन्य लोगों को भी मौका देना है। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा उस जीत में। तो एक अति पिछड़ी जाति से आने वाली जो महिला है, उनको अगर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, तो ये आरोप कौन लगाता है? ये मीडिया नहीं लगाती है, आरजेडी प्रायोजित अफवाह तंत्र लगाता है। अच्छा, तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन था, जो ये तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी का, ये कितना कारगर रहा बीजेपी के खास करके बढ़त में, जिस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये कॉम्बिनेशन जो है ये कारगर रहा, और ये कॉम्बिनेशन के अलावा भी बीजेपी के 74 लाख कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और प्रत्यक्ष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का जो कार्य है, उसके कारण ही वो जीत हमने अर्जित की। और उसके बाद आप देखेंगे, जब इनके कार्यकाल का आप अध्ययन करेंगे, तो किस प्रकार से तारकिशोर जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में उन्होंने आम जनता के बीच जाकर के आम जनता के लिए कार्य किया। तो फिर ये उसके अलावा सुमित जी, ये ट्यूनिंग कहाँ खराब हुई कि नीतीश कुमार जो है फिर पार्टी तोड़ करके राजद की ओर देखिए, चले गए? ट्यूनिंग कभी खराब नहीं होती है, ट्यूनिंग कभी खराब थी भी नहीं, और ना ही कभी ट्यूनिंग कभी आगे खराब होगी। परिस्थितियां थी, इनको आप परिस्थितियां बोल सकते हैं। कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं। जो गलतफहमियों का निराकार जो है, आपने देखा होगा कि एनडीए से अलग होने के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी किस प्रकार से उनकी जो 17 महीने की सरकार चली, और 17 महीने में किस प्रकार से क्रेडिट लूटने का होड़ ये आरजेडी का जो गुंडा तंत्र है वो किस प्रकार से कर रहा था। आरजेडी पार्टियों का जो मूल चरित्र है, और खास करके ये जो इंडी अलायंस की पार्टियां जो हैं, इनका मूल चरित्र जो है वो सनातन विरोधी है। हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को, इनके एक नेता दक्षिण भारत में कहते हैं कि सनातन एड्स है, सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम से बिहार की यशस्वी जनता से, 13 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू बिहार में रहते हैं। हमारे लोग, हमारे जो बच्चे हैं, और वो पूरा 1 वर्ष जाकर के दूसरे राज्यों में इसलिए कमाते हैं कि हमारी माँ बहनें जो हैं वो अच्छे से दीपावली मना सके, अच्छे से छठ पूजा कर सकें, अच्छे से अपने पर्व त्यौहार मना सकें। और जो हमसे हमारे पर्व त्यौहार, जो हमसे हमारी छठ पूजा, जो हमसे हमारे गुण गोत्र, हमारे धर्म को छीन लेना चाहता हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बना, और उसके पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को टेंट में रखा गया था। तो एक तरीके से जो हमसे हमारी पूजा पद्धति छीन लेना चाहता है, उसके साथ कोई कैसे हो सकता है? इनके शिक्षा मंत्री शिक्षा के व्यवस्था को आगे बढ़ाने के बजाय ये रामचरितमानस पे प्रवचन दे रहे थे कि मदरसा में लिखा गया है रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। तो क्या इस प्रकार की बातें बिहार की जनता बर्दाश्त कर सकती है क्या? ठीक है सुमित जी, आपकी बातों पर, उन चीज़ों पर भी हमें बातचीत करनी है, कामकाज पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन जब फिर सरकार बदली, फिर से नीतीश कुमार आप लोगों की ओर आए, तो यहाँ पर उन्हीं दोनों डिप्टी सीएम के साथ क्यों नहीं आप लोग गए? देखिए, मैंने बार बार बताया है कि हमारी पार्टी का नेतृत्व जो है वो तय करता है। ये किसी एक राज्य की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। अप्रत्यक्ष रूप से 21 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, और प्रत्यक्ष रूप से 17 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। ये क्यों जुड़े हैं? क्योंकि राष्ट्र को आगे बढ़ाने की नीति और राष्ट्र प्रथम की नीति से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये 17 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लगता है कि उनके सपनों को जीवंत करने की लड़ाई आज लड़ रहा है कोई, तो वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं सबको महत्व देना है, सबको आगे बढ़ाना है। और इसके अलावा परिस्थितियों के अनुसार कौन राज्य की उन्नति के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा कार्य कर सकता है और किस तरीके से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए बार बार डिफरेंट लोगों को मौका प्रदान किया गया। तो मतलब पुराने जब कारगर नहीं रहे तभी उनको मौका दिया गया? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं होता है। पुराने
इसको आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि जिन लोगों ने पूर्व में काम किया था, मानक उन्होंने गढ़े, उन मानकों से आगे बढ़ के अगर कोई कार्य करना चाहता है तो क्या पूर्व में किए गए कार्य जो हैं वो गलत होते हैं क्या? ऐसा भी नहीं है। एक समय अंतराल में आपने देखा होगा कि एक समय अंतराल में पूरा बिहार जो है वो गड्ढों से भरा हुआ है। एक से बढ़कर एक बाहुबलियों के बीच में मुर्गा लड़ाने का काम किसने किया? लालू जी ने किया। और लालू जी ने उन्हीं बाहुबलियों में से चुन चुनकर बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया टिकट देने का काम किया। एक से बढ़कर एक अपराधियों को टिकट देने का काम किया। अपने अपने क्षेत्रों में जिन लोगों ने अपराध के नए नए आयाम गढ़े हों, वैसे लोगों को टिकट देने का काम किया। आप लोग केवल अनंत सिंह को पैरोल पर निकाल देते। देखिए, कोर्ट अगर माननीय कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को बाहर निकाला गया तो आप सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कैसे लगा सकते हैं? उसमें तो माननीय कोर्ट की भूमिका रही। और क्या इसका मतलब, वही तो मैं पूछ रहा हूं ना, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब केजरीवाल को पेरोल मिलता है, जब केजरीवाल को बेल मिलता है, तो केजरीवाल दूध के धुले हुए हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति को माननीय कोर्ट जो है वो छोड़ देता है या फिर पेरोल देता है तो उस पर आप उंगली खड़े करते हैं। केजरीवाल जैसा व्यक्ति जिसके तार कहीं ना कहीं खालिस्तान के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप है, जिसके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, जिसके ऊपर दिल्ली के एक तरीके से दिल्ली के बच्चों का जिसने एक तरीके से डीएनए खराब करने का काम जो व्यक्ति कर रहा है, दिल्ली का केंद्र कनॉट पैलेस जो कि बाल मजदूरी का केंद्र बना हुआ है, यानी पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि बाल मजदूरी होती है। सुमित जी, आप लोगों की भी और तो है कुछ लोग, अजीत पवार को क्या कहेंगे आप? जब अजीत पवार बीजेपी में नहीं थे तो उनके ऊपर कई हजार करोड़ का घोटाला था, हेमंता विश्व शर्मा के ऊपर हजारों करोड़ का घोटाला था। इन लोगों के पीछे तो बीड़ी नहीं जा रही है। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। पूरे देश की यशस्वी जनता को ये बताना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई के पहले से छापे पड़े हुए थे, उसमें से एक भी व्यक्ति के ऊपर से केसेस जो है वो नहीं हटे हैं, ये भी जानना है। और चाहे उसने बीजेपी ज्वाइन किया हो चाहे नहीं ज्वाइन किया हो, अगर जो भी व्यक्ति दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई जो है नहीं तो आप लोग देखिए, केजरीवाल के ऊपर भी फिलहाल आरोप है। अभी माननीय न्यायालय ने कुछ नहीं कहा है तो आप लोग उसको बोले जा रहे हैं। अपने पार्टी वालों को तो वही तो बता रहा हूं ना कि अगर माननीय न्यायालय ने केजरीवाल को जब जेल में बंद किया तो ये पूरा का पूरा ये जो आम आदमी पार्टी है, और खास करके आम आदमी पार्टी का बयान आप पूर्व में देखें ना, ये कहते हैं कि बच्चों की कसम खाते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने में अगर कोई व्यक्ति उस्ताद रहा तो वो केजरीवाल रहे, और पूरा का पूरा इनका चरित्र वैसा है। आप लोग पीडीपी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, फिर वहां जम्मू कश्मीर में समझौता कर लेते हैं, तो इस पे क्या राय है? देखिए, पीडीपी हो या फिर जम्मू कश्मीर की अन्य पार्टियां हो, हमने सबको सुधरने का मौका दिया, लेकिन अच्छा सीधी बात है कि हमने पूरी बात आप अपनी ओर ले आए तो सुधरने जब का आप मौका पूरी दिया। बात सुनेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि 370 के पहले जब 370 हटा तो उसके पहले कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय जो कि SC ST वर्ग से आता है, जिसको अधिकार नहीं था कि वो वहाँ सरकारी नौकरियां कर सके, खास करके कश्मीरी माताओं बहनों का, कश्मीर के ब्राह्मणों का किस प्रकार से पलायन हुआ, ये पूरे देश ने देखा। ये नेहरू परिवार ने किस प्रकार से पूरी बात, ये जो 370 की जो बातें, ये सब पूरा देश मानता है कि आप लोगों की पार्टी का सबसे बड़ा काम है। लेकिन जो सवाल आते हैं कि आप लोग कई बार दोहरी जो राजनीति है उस तरीके से चले जाते हैं। आप लोग कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, फिर उनकी ओर चले जाते हैं। 370 तो नो डाउट पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है 370 को लेकर के। लेकिन ये जो दोहरा चरित्र आ जाता है, सरकार बनाने के लिए आप लोग जोड़ तोड़ कर लेते हैं, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 370 अगर हटा है तो इसके पीछे की परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। कुछ लोग सीधे चले आते हैं और बता देते कि 370 आपने हटाया तो ये आपकी उपलब्धि है। हमारी उपलब्धि, हमें उपलब्धि नहीं चाहिए, हमें मातृभूमि और देश का मस्तक जो कश्मीर और जम्मू कश्मीर, खास करके जो अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वो भी भारत का अभिन्न हिस्से के रूप में चाहिए। और इसके लिए हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन
कश्मीर का वो हिस्सा जो है वापस लेकर के रहेंगे। तो हमने तो कश्मीर में जो पार्टियां रन कर रही थी उनको सुधरने का मौका दिया, लेकिन जब वो नहीं सुधरे तो उनके साथ आज किस प्रकार से, किस तरीके से उनको सुधारने का काम किया जा रहा है। आज कश्मीर में किस प्रकार की शांति है और कश्मीर में युवा जो है किस प्रकार से शिक्षा के लिए सजग है, ये भी देखने की बात है। 370 हटने के पहले क्या ये बात पूरा देश यकीन कर सकता है क्या कि वाल्मीकि समुदाय का क्या दोष था? क्या एक SC ST वर्ग से होने के कारण कोई व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा? SC ST वर्ग से होने के कारण कोई व्यक्ति सिर्फ गंदा और मैला ढोने का काम करेगा? क्या यह भी समझना है कि कश्मीर की एक महिला अगर पाकिस्तान के लड़के से शादी करती है तो उस पाकिस्तान के लड़के को वहां पे अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन पटना और दिल्ली के रहने वाले एक मुसलमान लड़के से अगर कश्मीर की लड़की शादी करती है तो उसको अधिकार प्राप्त नहीं होगा? तो ये दोहरी नीति, दोहरी रंगत, दोहरा चरित्र और ये इस प्रकार की गंदी मानसिकता किसकी रही? ये कांग्रेस पार्टी की रही ना, उसके विषय में तो बात ही नहीं होती है। ये दूध के धुले हुए निकल जाते हैं। राहुल गांधी सिर्फ इतना बता दें कि वो खुले मन से जब जाते हैं, 2014 के पहले उनकी सरकार थी, वो 5 योजनाएं उनको अपने द्वारा किए गए याद है क्या? वो अपनी पार्टी के द्वारा लागू किए गए 5 योजनाओं को बता नहीं सकते हैं। ये सिर्फ आते हैं, कोई कागज का पन्ना लेकर के आएंगे, किसी का मैनिफेस्टो फाड़ देंगे। राजतंत्रात्मक जो इनकी छवि है ना, जिस प्रकार से इन लोगों ने पूरे देश को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार का पेड़ कांग्रेस और उसकी शाखाएं, ये लालू परिवार, मुफ्ती परिवार, स्टालिन परिवार, मुलायम परिवार, ये पूरा परिवारवाद का जमात। और परिवारवाद का जमात क्यों कहता हूं? क्योंकि इनके परिवार में कोई क्रांतिकारी नहीं है, किसी ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है, देश को लूटने का काम किया है। लालू जी सजा याफ्ता मुजरिम है जिसको माननीय कोर्ट ने स्पष्ट रूप से चारा चोर करार दिया है। सुमित जी, परिवारवाद आपकी भी पार्टी में है, परिवारवाद वही तो मैं बता रहा हूं ना, इसी चीज को मैं यहां क्लियर कर रहा हूं कि एक तरफ वैसे लोग जिन लोगों ने गुंडा तंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वैसे लोग जो आतंकवाद को प्रश्रय देते थे, वैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। तो ऐसे लोगों के परिवार से अगर कोई व्यक्ति आता है और जिसके परिवार ने अनंत असंख्य बलिदान दिया हो, तो वैसे लोगों का तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बिहार को लूटा हो, देश को लूटा हो, आतंकी मानसिकता वाले लोगों को आगे बढ़ाया हो, सोनिया गांधी जी के सलाहकार ने क्या किया? सोनिया गांधी जी के 2 सलाहकार जब कसाब को फांसी होने वाली थी तो उसको प्राण दंड से मुक्ति दिलाने के लिए गए थे। तो ये किस प्रकार का चरित्र है? ये पूरे देश को बताना है कि नहीं? तो सोनिया गांधी उस समय कहां थी? लेकिन संविधान तो कहता है ना, कोई कितना भी बड़ा मुजरिम हो वो अपने लिए जो स्टेप्स है वो ले सकता है। इसमें मुजरिम स्टेप्स ले सकता है, लेकिन सोनिया गांधी एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। क्या कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हजारों लोगों की जान लेने वाले कसाब को प्राणदंड से मुक्ति दिलाने के लिए अपने सलाहकारों को भेजेगा क्या? ये राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। दूसरा कांधार इस देश में कराना चाहते थे, ये समझ लीजिए। तो साफ तमाम सवालात जो है वो चाहे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हों, चाहे सुशील कुमार मोदी से जुड़े हुए हों, क्योंकि देखिए एक बड़ा आरोप जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर लगातार लगता रहा कि सुशील कुमार मोदी जी को साइडलाइन करने की कोशिश की गई। हालांकि इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने सुमित शशांक से बात करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, और ऐसे ही तमाम डेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारी ताकत है, सच की ताकत है। धन्यवाद।